हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं 2023 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क विद इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिटर दैट इज 2023 यामाहा FZS वर्जन 4। क्या चेंजेस है, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज है, कितना आपको पे करना हो सकता है, क्या यहाँ पर आप लोग को माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकती है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के एंड तक आप लोग को ये भी क्लियर हो जाए कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल कालना एंड सन ऑटो कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर, कालना या शांतिपुर में रहते हैं, बजाज या यामा की कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को वॉक अराउंड बताना चाहूँगा दोनों ही बाइक की। यहाँ पर अगर आप पल्सर 150 में देखते हैं तो पूरा हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप है, लेकिन यहाँ पर अगर आप यामाहा में देखते हैं FZS वर्जन 4 में तो पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग को ये LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है विद दिस LED DRL। बाकी यहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई मतलब फेयरिंग वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हल्की सी फेयरिंग देखने में मिलती है। यहाँ पर आप लोग को ये बल्ब की टर्न इंडिकेटर्स मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को ये LED की देखने को मिलती है। दोनों में ही आप लोगों को जो मडगार्ड है फाइबर की मिलती है, लेकिन अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं FZS में, यहाँ पर आप लोग को ये 41 mm की मिलती है, या पल्सर 150 में आप लोग को 37 mm की मिलती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर मतलब सेफ्टी देखते हैं तो दोनों में आप लोग को सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को FZS में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है जो कि बजाज में नहीं है। देन अगर आप लोग फ्रंट में ये मतलब सेफ्टी देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 280 mm की डिस्क मिल रही है विद ABS सेंसर, यहाँ पर आप लोग को 282 mm की मिल रही है विद ABS सेंसर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बजाज में आप देख सकते हैं ये मतलब रिफ्लेक्टर दी गई, लेकिन यामाहा में आपको ये देखने में नहीं मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में बताऊँ तो कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप लोग को 149.5 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलती है। और मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को ये DTSI ही आपको देखने में मिलता है। बाकी पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो 14 PS की मैक्स पावर और 13.25 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर देखने में मिलती है। लेकिन भले ही यहाँ पर कैपेसिटी में डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, 149 cc की यहाँ पर आप लोग को SOHC 2 वाल्व, बाकी दोनों ही 2 वाल्व इंजन है। यहाँ पर आप लोग को भी एयर कूल मिल रहा और फ्यूल इंजेक्शन के साथ ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर फिगर्स अगर आप लोग देखते हैं 12.4 PS की मैक्स पावर है और 13.3 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आपको मिल रही है। तो भले ही मतलब टॉर्क दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन पावर में डिफरेंस है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है समझाती है चलाते वक्त, आगे राइड के दौरान बिल्कुल देखने वाले हैं। बाकी दोनों में ही आप लोगों को ये फाइबर की जो मतलब ये इंजन काउल वगैरह वो आपको देखने में मिलती है। देन अगर आप लोग रेयर सेक्शन में चलते हैं, सबसे पहले बारी बारी से मैं दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोग को यहाँ पर सुना दूँ। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया है। अभी मैं आप लोगों को इसकी जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में बता दूं। अगर मैं इसकी की को ऑन करूं, बाकी ये टैंक माउंटेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये LED आप लोगों को ये जो मतलब आप कह सकते हैं टेल लैंप है वो जलती हुई दिखती है। LED आप लोगों को ये टर्न सिग्नल्स दिख रही है। देन यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिख रहा है, नंबर प्लेट लगाने की जगह। नीचे काफ़ी तगड़ी सी आप लोगों को ये जो मतलब टायर हगर है वो मिल रही है। बाकी टायर हगर आपको पल्सर में नहीं मिल रही है। टायर यहाँ पर चौड़ी है, 140/60 सेक्शन की टायर है, लेकिन खास बात यह है कि ये रेडियल टायर है, तो आप लोग को ये जो सेफ्टी है ऑन रोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। बाकी रेडियल टायर आप लोगों को पल्सर में नहीं मिल रही है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील दोनों में ही है। बाकी यहाँ पर आप लोग को 220 mm की डिस्क मिल रही है, लेकिन अगर आप लोग पल्सर में जाते हैं तो रियर में आप लोग को 230 mm की मिलती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को ये 7 स्टेप मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल रही है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है। लेकिन जब आप यहाँ पर पल्सर में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 सेक्शन की टायर, ये आप लोग को एंडोरेंस की ये जो डुअल गैस शॉक है वो मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 230 mm की ये जो डिस्क है वो मिल रही है। बाकी RLP सेंसर है, ये आपको ABS के लिए नहीं मिल रही है। तो ये कुछ चेंजेस है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को मतलब सीट हाइट वगैरह के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 785 की, यहाँ पर आप लोग को 780 mm की। देन टैंक यहाँ पर 15 लीटर की है, यहाँ पर करीबन 13 लीटर की मिल रही है। माइलेज वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में 165 mm की मिल रही है। और अगर वेट बताऊँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 150 और यहाँ पर 136 किलोग्राम की है। चलाते वक्त कितना ज़रा समझ में आता है ये वेट की डिफरेंस, वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देखते हैं तो यहाँ पर क्लिप ऑन मिल रही है, लेकिन FZS में क्लिप ऑन नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये पास लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स, देन यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, और नीचे हॉर्न लाउड आप कह सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोगों को ये इंजन ऑन करने का स्विच मिलता है। चलिए अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो
तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, बाकी बिल्कुल बताएगा दोनों में से बेहतर आपको किसकी लगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है। बाकी ये पल्सर का सिग्नेचर स्टेप है, पूरा एक स्वाइप लेती है पल्सर जानबूझ के ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसलिए इसको चेंज नहीं करती है। इंजन मैल फंक्शन लाइट, आरपीएम की लाइट, देन स्पीडो, ओडो, टाको, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, देन आप लोग को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 1, फॉर ट्रिप 2, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन फ्यूल के सेंसर वगैरह यहाँ पर दिख रही है। और वैसे ही जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो टैंक माउंटेड की मिलता है, नॉर्मल सा हैंडल बार है। बाकी हैंडल बार में ये जो स्विच गियर्स वगैरह है, बस यहाँ पर आप लोगों को पास लाइट इंटीग्रेटेड मिलती है। बाकी सब कुछ आप लोगों को पल्सर की तरह देखने में मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर है। देन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है। देन यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, ऐप का स्टेटस, बैटरी, देन यहाँ पर आपको कॉल SMS अलर्ट वगैरह भी दिख जाती है, जो यहाँ पर आपको पल्सर में देखने में नहीं मिलती है। बाकी स्पीडो, ओडो, टैको आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिलता है। और मोड और सेट का तो बटन है, देखिए आप सिलेक्ट का बटन अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी चीज़ें जैसे एवरेज वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को यहाँ पर भी बिल्कुल देखने में मिलती है ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के साथ। तो पूरी तरीके से बाइक दोस्तों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और चलिए अब इन दोनों ही बाइक की राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस आप लोग को हो सकती है दोनों को चलाते वक्त। तो चलिए फिर राइड कंपैरिजन शुरुआत करते हैं विद FZS वर्जन 4। और ये मैंने इसको फर्स्ट गियर पर डाल दिया है, और जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब यहाँ पर दोस्तों ये है कि 12.4 PS की जो पावर है, इनिशियल रिस्पांस अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको देखिए काफ़ी तरीके से खींचती हुई नज़र आएगी। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पर पावर वगैरह की कमी है, ठीक है। तो इनिशियल अगर आप रिस्पांस देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेलरेशन देख रहे हैं, टॉर्क वगैरह देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको सिटी राइड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इसको मतलब एवरीडे राइड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा लोड वगैरह भी कैरी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और अगर आप यहाँ पर सिटिंग पोजीशन देख रहे हैं तो एक चीज़ है, जहाँ आप बैठ रहे हैं उससे ये हैंडल बार की जो पोजीशन है ना, आपको ये काफ़ी सामने की तरफ महसूस होती है, और हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, और आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, एकदम हल्का सा। और फुट पैक आप देख सकते हैं रियर फिटेड है, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल है। एट द वेरी सेम टाइम थोड़ी सी स्पोर्टी जो राइडर पोजीशन है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलती है। सीट की जहाँ तक बात है, कंफर्टेबल है। मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड भी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सॉफ्टवेयर है और कंफर्टेबल भी आपको बिल्कुल फील हो सकती है। और दोस्तों अगर अभी मैं आप लोगों को पिलियन कंफर्ट के बारे में बताऊँ तो वो भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ी दी गई है, बिकॉज स्पेशियस सीट दोनों के लिए, चाहे राइडर हो चाहे पिलियन हो। और पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम पिलियन एज पिलियन भी अगर आप राइड कर रहे हैं बाइक पे तो भी आपको नहीं होने वाली है। और अब मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊँ तो ये ना दोस्तों मिड साइड पर ही मैं आपको कहूँगा, लेकिन ये भी है कि अगर आप दूसरी बाइकों के साथ कंपेयर करते हैं, अगर वो मिड साइड पर है तो ये उससे थोड़ी सी सॉफ्टवेयर ही आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी पल्सर के साथ इसकी कैसी मतलब ये कितनी मिलती जुलती है वो तो आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो मतलब मक्खन जैसी शिफ्ट हो रही है, हल्का सा एक एफर्ट के साथ आपको शिफ्ट करना हो रहा है, वो क्लिक सा साउंड भी मिल रहा है। लेकिन ये बात है, ये जो मीटर कंसोल आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक आपको एमटी की याद दिलाते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ इसमें नहीं है, वो है इसकी गियर पोजिशन सेंसर। बाकी वो शायद हो जाती तो इसमें 4 चांद लग जाते, लेकिन अब क्या, अगर इसके नेक्स्ट जॉब डेट आएगी शायद उसमें कंपनी ये डालेगी और प्राइस थोड़ी और बढ़ा दे, ठीक है। बाकी हाँ मतलब थोड़ी सी मतलब एफर्ट के साथ आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है। और चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 3 हॉर्न के साथ। फर्स्ट गियर, ये 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। Now it's time for 0 to 100. Let's see. Come on. और इसने 100 भी जो है वो अचीव कर लिया है। अब दोस्तों 2-3 चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले ना मैं आपको ये बता दूँ कि 0 to 60 तो ये काफ़ी जल्दी अचीव कर ले सकती है, उसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन ना इसकी जो मिड रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है, इनिशियल भी काफ़ी तगड़ी है। लेकिन अगर आप टॉप एंड पर जाते हैं ना वो आपको थोड़ी सी फ्लैट समझ में आती है, बिकॉज 80 से जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आपको फील नहीं होती है। बाकी पल्सर के साथ कितनी सही बैठती है वो आगे मैं आपको कंपैरिजन में बताने वाला हूँ। और वही अगर मैं कहूँ कि वाइब्रेशन कैसी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। 80 के ऊपर जब आप जाते हैं तो हल्का फुल्का वो जो वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगी। अगर आप लोग ग्लव्स या फिर जूते पहने हुए हैं तो लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और वहीं अगर आप मतलब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं आप, स्टेबिलिटी काफ़ी गजब की मिल रही है, कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फील नहीं होता है। और अगर आप यहाँ पर मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड पूछते हैं तो मैं तो कहूँगा 70 से 80 के बीच में रखिए, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल जो क्रूजिंग स्पीड है वो आपको मिलेगा। बाकी टॉप स्पीड्स पे या हाई स्पीड्स पे मतलब माइलेज घटती है तो वहाँ पर आप लोग करीबन मतलब
40 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली अगर आप देखते हैं 45-48 तक यहाँ पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे कम ज़्यादा अगर आपको मिला है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है जो आप लोगों को पल्सर में देखने को नहीं मिलती है। बाकी सिंगल चैनल ABS है, पहले फ्रंट को टेस्ट करेंगे, देन रियर ब्रेक को टेस्ट करेंगे, एंड देन जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ मतलब दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट। चलिए सबसे पहले जो फ्रंट ब्रेक है उसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। ओहो, सामने में जो 282 mm के डिस्क है, मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो लीवर है ना, ये थोड़ी सी आपको सॉफ्टर साइड पे महसूस होगी, तो आपको ज़्यादा पुल करना होगा। जितना पुल करेंगे उतना आपको अच्छा यहाँ पर बाइट से जो फीडबैक है वो यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी मैं कह सकता हूँ काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है अगर आप सामने की डिस्क देखते हैं तो। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। हाँ, जब एक्सट्रीम प्रेस किया है मैंने तो हल्का सा स्लिप हुई है। इसी को रोकने के लिए क्या करना है, पहले रियर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक। चलिए मैं आपको अप्लाई करके बता दूं एट द स्पीड ऑफ 60 पे ले चलते हैं, पहले रियर ब्रेक एंड देन फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अगर पीछे में ABS नहीं भी है ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर दीजिए। रियर ब्रेक से स्पीड कट डाउन हो जाएगी, फ्रंट ब्रेक क्योंकि ABS है तो उसमें आपको फिसलन भी महसूस नहीं होगी, स्किड भी नहीं करेगी। ये आप देख सकते हैं, ये पैर रखे बिना मैंने ही इसको टर्न कर लिया, मतलब टर्निंग रेडियस भी काफ़ी शॉर्ट है और आपको मतलब प्रॉब्लम भी फील नहीं हो रही इसकी वेट की वजह से। बाकी मैं कह दूँ 136 किलोग्राम की इसकी वेट है। तो ये मैंने आप लोगों को जो ब्रेकिंग है वो भी बता दिया। बाकी हाँ, रियर ब्रेक प्रोग्रेसिव है, फ्रंट की जो ब्रेक है उसमें ABS की इंट्रूशन मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई है। बाकी ओवरऑल जो इसकी ब्रेकिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छा बिल्कुल महसूस हो सकता है अगर आप इसको चला रहे हैं तो। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसके सस्पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। हल्की सी यहाँ पर ये जो ऑफ रोड है यहाँ पर उतारते हैं, देखिए 7 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे जो लगाई गई है, इससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये एक बार दोबारा मैं यहाँ पर उतार दूँ ताकि दोबारा मैं अच्छी तरीके से समझ के आपको बता सकूँ। ये देखिए, मेरी आवाज़ से आपको डिफ्लेक्शन समझ में आई होगी, लेकिन क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपकी जो बैक है उसको वो झटका समझ में नहीं आ रही है। बाकी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों के मिड साइड पर रखा गया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं, इंडियन रोड्स पे सिटी राइड्स वगैरह अगर आप कर रहे हैं, एवरीडे राइड्स कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गड्ढा आपको मिलेगा तो वो आराम से झेल जाएगी। बाकी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गड्ढा है तो शायद आपकी बैक को वो झटका समझ में आए, लेकिन छोटे मोटे गड्ढों के लिए अगर आप थोड़ा बहुत मतलब 15, 20, 25 किलोमीटर की स्पीड पर भी है तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैंने आपको कॉर्नरिंग करके मतलब अभी टर्न लेके भी बताया था, टर्न लेते टाइम भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो सस्पेंशन से आप कह सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिलता है। दोनों को ही मिड साइड पर सेट कराया गया है, तो थोड़ा बहुत गड्ढा, सिटी राइड्स, हाई स्पीड्स, कॉर्नरिंग में ये सारी चीज़ों में आपको अच्छा परफॉर्म करती हुए बिल्कुल दिखेगी। और वही अगर मैं हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो ये 136 किलोग्राम की जो वेट है, जब मैं ऐसा कर रहा हूं ना दोस्तों तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों हैंडलिंग के बारे में बताऊं तो ये देखिए, जब मैं ऐसा कर रहा हूं ना तो 136 किलोग्राम की ये जो वेट है ये यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप मतलब शॉर्ट टर्न्स वगैरह ले रहे हैं, या फिर अगर आप क्विक एक्सेलरेशन वगैरह ले रहे हैं। ओवरऑल 136 किलोग्राम की जो वेट है बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। एट द वेरी सेम टाइम एक्सेलरेशन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है तो आपको सेफ्टी में जो है वो बिल्कुल ऐड हो जाती है। बाकी हमेशा इसको ऑन करके चलाइएगा, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है चाहे आप कोई भी स्पीड पर चला रहे हो। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल राइडर पोजीशन है, दोनों को बैठने के लिए अच्छा स्पेस भी दिया गया है। अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो उससे जो रियर व्यू है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। तो ओवरऑल जो हैंडलिंग आप कह सकते हैं वो आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पर ये है ना कि आप बाइक के हल्का सा अंदर बैठे हैं तो हैंडलिंग में भी आपको काफ़ी यहाँ पर मतलब अच्छा एक फील आती है। बाकी पल्सर में कैसी है वो हमको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों हैंडलिंग या फिर आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, सब कुछ मैंने इस बाइक के बारे में बता दिया। और चलिए अब चलते हैं पल्सर पर एंड देन देखते हैं कि दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या समझ में आती है। तो चलिए दोस्तों अब राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं विथ पल्सर 150 ट्विन डिस्क। फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है। ओहो, ये जो पावर यहाँ पर ज़्यादा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फील तो बिल्कुल ये दिला रही है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि FZ और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको वो चलाते वक्त फील हो रहा है। अब इसमें क्या है ना, मतलब इनिशियल जो रिस्पांस है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। बाकी मैं इसको एवरीडे राइड के लिए यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि मतलब अगर आप इसको 20-25 हज़ार किलोमीटर चला रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। उस एक्सपीरियंस को भी मैं ड्यूरिंग दिस राइड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी एक चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, वो है इसकी ये मिरर। बाकी अभी लॉट से उतरी है और मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया हूँ तो मिरर लगाने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया था, इसके लिए मैं दोबारा सॉरी कहना चाहूँगा। और अगर आप लोड वगैरह कैरी करना चाह रहे हैं दोस्तों, आप आराम से कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ
शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप राइडर पोजीशन देखते हैं तो हाँ, ये थोड़ा राइड मतलब स्पोर्टी साइड पर ही जाता है। बाकी यहाँ पर क्या है ना, आप गाड़ी पर बैठे हैं और आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है, तो ये एक डिफरेंस है, आपको थोड़ा ज़्यादा झुकना हो रहा है व्हेन कंपेयर टू एफजीएस। और रियर फिटेड फुटपैक तो एफजी में भी था, यहाँ पर भी है, तो इसमें आपको कोई चेंज समझ में नहीं आ रही है। बाकी अगर आप लोग सीट देखते हैं, हाँ तो कंफर्टेबल है। अगर आप एफजी और इसको देख रहे हैं ना, तो दोनों में बहुत ज़्यादा आपको कोई चेंज समझ में नहीं आएगी, दोनों ही कंफर्टेबल है। थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर आपको महसूस होगी। एक बार गाड़ी को जो है बेंड करके देख लें, पीछे कोई है नहीं, ये देखिए हल्की सी जगह पे इसको भी मोड़ लिया है। बाकी ये कह सकते हैं कि अगर आप टर्निंग रेडियस वगैरह देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाली है। एंड बैक टू द पॉइंट नाउ। और अब अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो एफजी में आप लोगों को एफजीएस वर्जन 4 टू बी प्रिसाइज, वहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों का ही जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है अगर आप दोनों बाइकों को मिलाकर देख रहे हैं। बाकी सीट कंफर्ट तो दोनों में ही सेम है। पीछे यहाँ पर भी पिलियन के लिए पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल दिया गया है और स्पेशियस सीट इसमें भी है, जैसे आप लोगों को एफजीएस वर्जन 4 में देखने को मिल रहा था। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये क्लच के बारे में बताऊं तो हाँ, अगर आप एफजी से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हार्डर साइड पे महसूस होगी, लेकिन एकदम ही हार्डर नहीं है। अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं तो आपको ये मिड साइड पर ही लगेगी, ना सॉफ्ट ना हार्ड, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गियर फंक्शन के बारे में बताऊं, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्मूदर लगेगी व्हेन कंपेयर टू एफजीएस। बाकी उसमें भी बहुत स्मूथ है वर्जन 4 में एफजीएस की, लेकिन ये ज़्यादा मतलब स्मूथ है, ये स्मूदर है, उससे ज़्यादा स्मूथ आपको यहाँ पर फील होगी, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो डाउन शिफ्ट कर रहे हो। मुझे मतलब बहुत कम ही ऐसा, शायद अगर आपने 1000-2000 बार मतलब गियर शिफ्टिंग करी होगी तभी शायद आपको 1 या 2 गियर स्लिप की जो प्रॉब्लम है या फिर फर्स्ट न्यूट्रल आपको दिखेगा। बाकी गियर शिफ्टिंग में आपको वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। और चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर भी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। डेफिनेटली दोस्तों, एक चीज़ तो कहना होगा कि एक्सेलरेशन जब आप देख रहे हैं ना, बाकी पहले गाड़ी को हम लोग मोड़ लेते हैं, देन बात करेंगे। एक्सेलरेशन जब आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये तो मानना पड़ेगा कि भले ही आपको 40-60 तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में ना रही हो एफजीएस के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग टॉप स्पीड अगर आप देख रहे हैं या फिर अगर आप इसकी मतलब मिड रेंज से टॉप एंड तक की अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आप लोगों को थोड़ी बेहतर बिल्कुल फील होगी। अब बाकी ये होनी भी चाहिए। वो 12.4 PS की पावर है, यहाँ पर 14 PS की पावर है, तो वो जो पावर के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर मतलब एक्सेलरेशन की जो डिफरेंस है वो बिल्कुल समझ में आप लोगों को आएगी अगर आप एफजीएस से यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो। बाकी मैं कह दूँ एक्सेलरेशन में 0 to 60 0 to 100 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वाइब्रेशन दोस्तों, ये तो मैं कह सकता हूँ कि मैं BS4 की गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो BS6 भी मैंने चलाई हुई है, उससे अभी OBD2 या फिर आप कह सकते हैं ये जो E20 वाली मॉडल है ये और ज़्यादा स्मूथ फील होती है दोस्तों, और ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है, ठीक है। वाइब्रेशन तो मतलब 80-90 तक भी वाइब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, उससे ऊपर भी हल्का सा फील होती है। बाकी ग्लव्स वो जूते मैंने पहने हुए तो शायद वो भी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहीं अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी कैसी है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर भी बेहतरीन है। बाकी दोनों में स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन एफजी की आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर 19-20 का फर्क है। दोनों को बहुत ज़्यादा परखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। बाकी स्टेबिलिटी दोनों में ही काफ़ी अच्छी है। और वही अगर मैं कहूँ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या है, तो वो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी आप 70 से 80 के बीच में रखिए, काफ़ी मतलब एक अच्छा राइड मिलने वाला है, एक स्मूथ राइड मिलेगी, ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ना स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर आप लोग 70-80 तक जाते हैं थोड़ी सी माइलेज घटेगी। बाकी कंपनी क्लेम करती है 45 किलोमीटर पर लीटर तक की अगर आप 40-60 के बीच में चलाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हाई स्पीड पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी करीबन 38 या फिर आप 40-42 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऊपर नीचे अगर आपको मिला है BS6 फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ओनर रह चुके हैं बाइक के तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग रिस्पॉन्स के बारे में बताऊँ तो चलिए सबसे पहले 60 तक इसको ले चलते हैं। एंड ब्रेक अप्लाइड। एक चीज़ तो है दोस्तों, यहाँ पर ब्रेक जो सामने में है वो 280 की एफजी में थी, यहाँ पे 280 की है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर समझ में नहीं आई है। और यहाँ पर अगर आप लीवर देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी हार्डर साइड पे है, तो आपको थोड़ा जोर से पुल करना हो रहा है, थोड़ा एफर्ट के साथ। बाकी रिस्पॉन्स अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम ही देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी इसमें भी काफ़ी तगड़ी आपको यहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो देखने को मिलती है। और चलिए आप सेम इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड।
बाकी दोस्तों एक चीज़ है कि ये फिसली नहीं है। जब FZS पे मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा था तो वो हल्की सी फिसली थी। बाकी देखिए वो टाइम टू टाइम पे डिपेंड करता है कि मतलब रोड कंडीशंस कैसी है, किस जगह पे आप मतलब ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं। बाकी हाँ मतलब यहाँ पर ये फिसली नहीं है। और चलिए अब दोनों ही ब्रेक को मैं साथ में अप्लाई करके आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले इसको 60 तक ले चलते हैं एंड रियर ब्रेक विथ फ्रंट ब्रेक। बाकी दोस्तों ये कहना होगा मतलब FZS में पीछे 220 mm का था, यहाँ पे 230 mm का ब्रेक है। बाकी ब्रेकिंग रिस्पॉन्स ना दोनों ही बाइकों में मुझे करीबन सेम ही देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी वहाँ पर TCS है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये एक सेफ्टी में डिफरेंस हो जाता है अगर आप FZS से यहाँ पर आ रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आने वाली है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी मैं सेम जगह पर बाइक उतारना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर उतारने की मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं इस बाइक को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ एवरीडे राइड के लिए। बाकी दोबारा आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर उतार ही देते हैं एक बार। ये देखिए ये ना, अब देखिए ये डेफिनेटली आप लोगों को मतलब यहाँ पर क्योंकि डुअल शॉक एब्जॉर्बर है, डुअल स्प्रिंग है, आप लोगों को एंड्योरेंस की तरफ से आ रही है, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं ना कि आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा ही कंफर्टेबल महसूस होगी, ठीक है। फीडबैक आप लोगों को FZS वर्जन 4 से ज़्यादा मिलेगी अगर आप सस्पेंशन पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड दे सकती है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि कॉर्नरिंग वगैरह पर ये आपको अच्छी रिस्पॉन्स दे सकती है, लेकिन 19-20 का फर्क है। कॉर्नरिंग आप लोगों को FZS थोड़ी सी ही सही, लेकिन वो आपको बेहतर निकाल के बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी बेहतर इसमें भी है, 19-20 का फर्क मैं कह रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी आपको बेहतर देखने को मिलेगी, ठीक है। और सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही मिड साइड पे मिलेगी, चाहे फ्रंट की हो चाहे रियर की हो। और चाहे आप थोड़ी सी गड्ढे पर चला रहे हैं या फिर अगर आप सिटी राइड्स या फिर अगर आप एवरीडे राइड्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सस्पेंशन की वजह से आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। और वही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल इसकी राइड हैंडलिंग के बारे में बताऊँ या क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ये देखिए यहाँ पर जो वेट है 150 किलोग्राम की वेट है इसकी। एक 150 सीसी की बाइक है, 150 किलोग्राम इसकी वेट है। लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर आप ओवर FZ यहाँ पर अगर आप स्विच कर रहे हैं तो वेट का डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर हैंडलिंग में क्या फील हो रही है, वहाँ पर आप बाइक के हल्के से अंदर बैठे थे, लेकिन यहाँ पर आप बाइक पर बैठे हैं और हल्का सा ज़्यादा झुक रहे हैं। बस यही आप लोगों को मतलब हैंडलिंग में आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर फील हो सकती है। बाकी मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर मिरर लगाने का मौका नहीं मिला। जैसे लॉट से उतरी है बाइक, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, तो बिकॉज मैं यहाँ पर हर रोज़ चला रहा हूँ बाइक को, तो मुझे यहाँ पर मतलब रियर व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही बाइकों में गियर पोजीशन सेंसर नहीं मिलता है। बाकी अगर ये मिल जाती तो शायद ये बाइक और बेहतरीन बन सकती थी। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि दोनों की हैंडलिंग बहुत सही है। बाकी यहाँ पर भी बैठने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रियर व्यू मिरर अच्छी मिलती है और मीटर कंसोल भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल कर दे देती है। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन की और बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ राइड कंपैरिजन आपको अच्छी लगी होगी और अब ये सत्यवचन की घड़ी की दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, प्राइस में डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर में आ रहे हैं तो करीबन 145 से 148 तक में मिलेगी और ये आप लोगों को करीबन 1,52,000 तक में देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं 5 से 7,000 रुपये तक का डिफरेंस है अगर आप लोग दोनों बाइक को देख रहे हैं तो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को देखिए यामाहा जब हम लोग समझते हैं ना तो इंजन की मतलब जो मतलब रिफाइनमेंट है या फिर इंजन की जो ड्यूरेबिलिटी उनके लिए जानी जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग इसकी जो एक बल्कि से लुक अगर वो पसंद है, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए थी, LED हेडलैम्प चाहिए, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सिंगल चैनल ABS, और अगर आपको चक्के थोड़ी सी मोटी चाहिए मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर FZS के साथ आ सकते हैं। बाकी आप अगर कॉलेज गोइंग हैं, मिडिल एज हैं या फिर अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, माइलेज भी आपको अच्छी मिलेगी, तो इन सारी एज ग्रुप के लिए ये बाइक आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप पल्सर पर आ रहे हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आप लोगों को 5 से 7,000 रुपये कम कॉस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बेसिक देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर देखिए हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप लोग को यहाँ पर देखने में नहीं मिलती है। यहाँ पर टायर्स भी अगर आप देख रहे हैं तो हल्का हल्का पतला आपको देखने को मिला। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया है कि ब्रेकिंग जब आप कर रहे हैं ना, हार्ड ब्रेकिंग करते टाइम भी रियर जो टायर है वो यहाँ पर पल्सर में स्लिप नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो टायर की जो ग्रिप आप देख रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्ले कर रही है। तो देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो डिज़ाइन है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सामने में ब्लंट, पीछे में शार्प एलिमेंट, और आप समझ सकते हैं कि कंपनी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन पब्लिक डिमांड पे दोबारा इसको कंपनी ने इंडियन मार्केट, ऑटोमोबाइल मार्केट में दोबारा उतारा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, इसी रीज़न से इसको उतारा गया है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपको इसकी लुक पसंद आती है, अगर आपको चला के इसकी हैंडलिंग पसंद आ रही है, माइलेज भी करीबन 45 किलोमीटर तक की अगर आप आशा रखते हैं, आप जैसे मैं दोबारा कहूँगा, अगर आप कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है या फिर आप मिडिल एज हैं और अगर आपको ये देखने में अच्छी लग रही है,
तो आप ये बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये बाइक में भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। मैं दोबारा कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तो बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, मेरी राय क्या थी, बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।